क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आदमी के पास पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत थी, वो रात के अंधेरे में खुद से क्या बातें करता होगा? जब चारों तरफ युद्ध की चीखें हों, महल में साजिशों का जाल हो और कंधे पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का बोझ, तब एक सम्राट अपने पीस ऑफ माइंड को कैसे बचाता होगा? ये कहानी किसी काल्पनिक हीरो की नहीं, बल्कि रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की है। और उनकी ये किताब मेडिटेशंस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को याद दिलाने के लिए लिखी थी कि इंसान बने रहना क्या होता है। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक सम्राट के मन की गहराई में उतरने का मौका है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास असीमित पैसा और पावर है, वो लिख रहा है कि सुबह उठकर अगर आपका मन काम करने को ना करे तो खुद को कैसे समझाएं। मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो अपने भीतर एक ऐसा इनर सिटाडेल या अजेय किला कैसे बनाया जाए जिसे कोई दुख या अपमान भेद न सके। ये किताब आपको बताती है कि असली पावर दूसरों पर हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि अपने ही इमोशंस पर काबू पाने में है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में जहां जरा सा रिजेक्शन या सोशल मीडिया का एक कमेंट हमें तोड़ देता है, वहां मार्कस के ये 2000 साल पुराने विचार एक सर्वाइवल मैनुअल की तरह काम करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी खुशी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अराजकता यानी केओस के बीच शांत कैसे रहा जाता है और कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रखा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। मार्कस ऑरेलियस के शब्द आज भी उतने ही रॉ और पावरफुल हैं जितने तब थे जब उन्होंने इन्हें जलती हुई मशाल की रोशनी में लिखा था। अध्याय 1, कृतज्ञता का मौन संगीत, ग्रैटिट्यूड एंड इन्फ्लुएंस। मार्कस ऑरेलियस की किताब मेडिटेशंस कोई भारी भरकम उपदेश नहीं, बल्कि उनके दिल का एक कोना है। इसकी शुरुआत किसी सेल्फ हेल्प लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद पर्सनल डायरी की तरह होती है, जहां वे पूरी दुनिया के सम्राट होकर भी अपनी सफलता का सेहरा खुद के सिर नहीं बांधते। वे पन्नों पर उन लोगों के नाम उकेरते हैं जिन्होंने चुपचाप उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। वे अपने दादा से सीखी हुई सिंप्लिसिटी और डिग्निटी, अपने पिता से विरासत में मिली ह्यूमिलिटी और सेल्फ कंट्रोल, और अपने शिक्षकों से प्राप्त डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। ये देखना अद्भुत है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी डायरी की पहली स्याही से अपना अहंकार नहीं, बल्कि अपना आभार लिख रहा है। ये अध्याय हमें गहरी सच्चाई की याद दिलाता है कि हम जो भी हैं वो सिर्फ हमारी मेहनत का सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि अनगिनत लोगों के छोटे छोटे योगदानों का एक मास्टरपीस है। अक्सर जब हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो हमारा ईगो चिल्लाकर कहता है कि ये सब मैंने किया है, लेकिन मार्कस हमें सिखाते हैं कि असली विजडम वहीं से शुरू होती है जहां मैं खत्म और ग्रैटिट्यूड शुरू। वे हमें समझाते हैं कि हमारे चरित्र का हर मजबूत धागा किसी और के द्वारा बुना गया है, चाहे वो माँ का धैर्य हो, पिता का संघर्ष या किसी दोस्त की कड़वी पर सच्ची सलाह। जरा सोचिए, अगर मार्कस ऑरेलियस जैसा रोमन सम्राट अपनी व्यस्तता और ताकत के बावजूद उन लोगों को याद कर सकता है जिन्होंने उसे इंसान बनाया, तो हम क्यों नहीं? ये अध्याय हमसे एक खामोश सवाल पूछता है कि क्या आपने कभी उन लोगों की लिस्ट बनाई है जिनकी वजह से आप आज इस काबिल बने हैं? क्या आपने उस शिक्षक, उस पड़ोसी या उस अजनबी को धन्यवाद दिया है जिसने आपके अंधेरे वक्त में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई थी? अगर नहीं, तो शायद आपकी इनर ग्रोथ की असली यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई। याद रखिए, कृतज्ञता वो खिड़की है जिससे आपकी आत्मा को असली सुकून की रोशनी मिलती है। अध्याय 2, वर्तमान का जादू और मृत्यु की सच्चाई। मार्कस ऑरेलियस इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी कड़वी लेकिन जरूरी वेकअप कॉल से करते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लाइफ इज टेम्पररी। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास सदियां पड़ी हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो पल आपने अभी जिया वो इतिहास बन चुका है। मार्कस खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि मृत्यु कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है जो बुढ़ापे में आएगी, बल्कि वो तो हर बीतती सांस के साथ हमारे पीछे पीछे चल रही है। ये विचार हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आलस की नींद से जगाने के लिए है। जब आप ये जान लेते हैं कि अगला पल गारंटीड नहीं है, तो आप फालतू की शिकायतों में समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और मार्कस आपको एक प्रो टिप देते हैं। आज तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो एहसान फरामोश होंगे, बदतमीज होंगे, जलनखोर होंगे और नेगेटिविटी से भरे होंगे। लेकिन रुकिए, वे ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप दुखी हों, बल्कि इसलिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। वे कहते हैं कि ये लोग ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं है। अगर आप उनकी मूर्खता पर रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी कीमती एनर्जी उन्हें दान में दे रहे हैं।
स्टोइक विजडम का सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन पर आपका फुल कंट्रोल है। किसी मूर्ख की वजह से अपना मानसिक सुकून खोना खुद के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है फोकस ऑन द प्रेजेंट। हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में अटका रहता है या आने वाले कल की अनिश्चितता से घबराता रहता है। मार्कस हमें टोकते हुए कहते हैं कि भाई, प्रेजेंट मोमेंट ही वो एकमात्र जमीन है जिस पर तुम खड़े हो। जो काम अभी तुम्हारे हाथ में है उसे इतनी सिंसियरिटी और अवेयरनेस के साथ करो जैसे कि वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी काम हो। जब भी मन फालतू की चिंताओं में भटकने लगे तो रुककर खुद से एक तीखा सवाल पूछिए, क्या ये सोच मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है? अगर जवाब नो है तो उसे तुरंत कूड़ेदान में डाल दीजिए। अंत में मार्कस हमें एक ऐसी कला सिखाते हैं जिसे दुनिया मेमेंटो मोरी यानी अपनी मृत्यु को याद रखना कहती है। मृत्यु को याद करना जीवन से भागना, एस्केपिज्म नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई में जीने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आपको एहसास होता है कि समय की रेत हाथ से फिसल रही है, तब आप छोटी छोटी लड़ाइयों, ईर्ष्या और बेकार के ड्रामों से ऊपर उठ जाते हैं। आप वही करते हैं जो सच में मीनिंगफुल है। मार्कस ऑरेलियस की ये सोच हजारों साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अध्याय 3, इनर डिसिप्लिन, भीतर का साम्राज्य। मार्कस ऑरेलियस हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां बाहर का शोर शांत हो जाता है और इनर रीजन की स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगती है। ये वो आवाज है जो न तो प्रशंसा यानी प्रेज से फूलती है और न ही आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से टूटती है। मार्कस का मानना है कि हमारा मन एक इनर सिटाडेल या आंतरिक किले की तरह होना चाहिए। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है या क्या कहती है, ये महज हवा के झोंके हैं। अगर आपका आंतरिक केंद्र स्थिर है तो ये झोंके आपको हिला नहीं सकते। याद रखिए, आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चाबी दूसरों के पास है वो आपका ताला कभी सुरक्षित नहीं रख सकती। सच्चा अनुशासन दूसरों को झुकने में नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाने में है। जब आप अपनी आत्मा की प्योरिटी और विचारों की क्लैरिटी पर काम करते हैं तो आपको बाहरी वैलिडेशन की भूख नहीं रहती। मार्कस हमें समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का राजा बन जाता है वो परिस्थितियों का गुलाम कभी नहीं होता, बल्कि उसके लिए हर कठिन परिस्थिति एक मेंटल जिम की तरह है, जहां हर चुनौती उसके चरित्र की मांसपेशियों को और भी मजबूत बनाती है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस चश्मे को जरूर बदल सकते हैं जिससे आप दुनिया को देखते हैं। इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी विचार नेचर के साथ तालमेल बिठाना है। मार्कस कहते हैं कि परिवर्तन, हानि या मृत्यु ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि ब्रह्मांड का स्वाभाविक संगीत है। जो कुछ भी प्राकृतिक है वो बुरा कैसे हो सकता है? जैसे पतझड़ के बिना वसंत नहीं आता, वैसे ही बदलाव के बिना विकास संभव नहीं है। जब आप इस सत्य को गले लगा लेते हैं तो फियर की जगह अंडरस्टैंडिंग ले लेती है और आपकी चिंताएं गहरे मौन में विलीन हो जाती हैं। अंत में मार्कस हमें सिखाते हैं कि असली ताकत यानी रियल पावर तलवार या ऊंचे पदों में नहीं बल्कि आपके पर्सपेक्टिव में छिपी है। जब आपका इनर डिसिप्लिन चट्टान की तरह मजबूत होता है तो हर ठोकर आपको गिराने के बजाय एक नया रास्ता दिखाती है। यही वो अवस्था है जहां आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसे ना कोई छीन सकता है और ना ही कोई कैद कर सकता है। आप खुद के मूर्तिकार हैं और हर चुनौती आपको तराश कर एक उत्कृष्ट कृति बनाने का अवसर है। अध्याय 4, ब्रह्मांड, जुड़ाव और हमारी परसेप्शन की शक्ति। मार्कस ऑरेलियस हमें एक ऐसी कॉस्मिक जर्नी पर ले जाते हैं जहां ब्रह्मांड महज सितारों और पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कल्पना कीजिए एक विशाल जीवित शरीर की जिसमें हम सब छोटी छोटी कोशिकाओं की तरह हैं। जैसे आपके पैर में कांटा चुभने पर दर्द का एहसास दिमाग तक पहुंचता है, वैसे ही इस इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स में कुछ भी अलग नहीं है। हम सब एक ही यूनिवर्सल एनर्जी से बुने हुए हैं। मार्कस का मानना है कि जब हम दूसरों का बुरा करते हैं तो असल में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि हम सब एक ही होल सिस्टम का हिस्सा हैं। मार्कस एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, द यूनिवर्स इज चेंज, लाइफ इज ओपिनियन। यानी बदलाव इस दुनिया का इकलौता सच है, चाहे वो मौसम का बदलना हो या वक्त का। लेकिन उस बदलाव को हम अच्छा कहते हैं या बुरा, ये पूरी तरह हमारी परसेप्शन पर निर्भर करता है।
असल में कोई भी घटना अपने आप में दर्दनाक नहीं होती, वो बस एक घटना होती है। उसे दुखद या बुरा बनाने वाला हमारा अपना मन है। अगर आप अपने विचारों को बदल लें तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप कौन से रंग का चश्मा पहनते हैं। अगर चश्मा काला है तो पूरी दुनिया अंधेरी दिखेगी। इस अध्याय का असली सीक्रेट सॉस ये है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। मार्कस हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के रिएक्शन को मास्टर करने में है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप इस अनंत ब्रह्मांड यानी इन्फिनिट कॉस्मोस का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो आपका ईगो पिघलने लगता है। चिंता और डर तब गायब हो जाते हैं जब आप प्रकृति के नियमों के साथ अलाइनमेंट में रहने लगते हैं। जीवन फिर एक कठिन चढ़ाई नहीं, बल्कि एक नेचुरल फ्लो बन जाता है। बस याद रखें, बाहरी दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका मन सिर्फ और सिर्फ आपका है। अध्याय 5, कर्तव्य और स्वभाव। हम सबके साथ ऐसा होता है। सुबह अलार्म बजता है और हमारा मन हमसे सौदेबाजी यानी नेगोशिएशन करने लगता है। बस 5 मिनट और वाली वो जंग दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने भी लड़ी थी। वो कहते हैं कि जब सुबह बिस्तर की गर्माहट और नींद का लालच तुम्हें जकड़ ले, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ चादरों में दुबकने के लिए पैदा हुआ हूं? मार्कस का मानना है कि आराम बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ आराम के लिए जीते हैं तो हम कुदरत के उस महान चक्र का अपमान कर रहे हैं जिसके हम हिस्सेदार हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर पंछी, चींटियां और मकड़ियां बिना शिकायत अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, तो एक इंसान होने के नाते आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का कोई हक नहीं है। मार्कस ने इंसान के स्वभाव को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेचर लेसन दिया है। वो कहते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी का काम शहद बनाना है, वैसे ही एक इंसान का नेचुरल पर्पस दूसरों के काम आना है। सोचिए, क्या एक मधुमक्खी कभी रुककर ये हिसाब लगाती है कि उसने कितना शहद बनाया या कितने फूल छुए? नहीं, वो बस अपना काम करती है क्योंकि वही उसका स्वभाव है। ठीक वैसे ही जब आप किसी की मदद करते हैं या अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी ह्यूमन नेचर के प्रति वफादार हो रहे होते हैं। जैसे सूरज का स्वभाव चमकना है, वैसे ही आपका स्वभाव दयालु और मेहनती होना चाहिए। इस अध्याय का सबसे किलर पॉइंट यह है कि कर्म करो, लेकिन रिजल्ट के पीछे पागल मत हो। मार्कस हमें एक ऐसी आजादी के बारे में बताते हैं जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है, अनकंडीशनल एक्शन। आज के समय में हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है या क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों ही बाहरी शोर हैं। जब आप बिना किसी वाहवाही की उम्मीद के अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो आपकी आत्मा में एक अलग ही गहराई और शांति यानी इनर पीस पैदा होती है। असल में खुद को दूसरों की सेवा में पूरी तरह झोंक देना ही वो रास्ता है जहां जाकर आपको सच्ची सेटिस्फैक्शन मिलती है। अध्याय 6, नियंत्रण की कला और स्वीकृति की शक्ति। जिंदगी में हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे बस में कभी थी ही नहीं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, बॉस हमारी तारीफ करे और दुनिया हमारी मर्जी के हिसाब से चले। लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें एक कड़वा मगर बेहद जरूरी सच याद दिलाते हैं, द ग्रेट मिस्टेक। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख उन चीजों को मुट्ठी में करने की कोशिश से आता है जो रेत की तरह फिसलने के लिए बनी है। दूसरों की सोच, उनका तीखा व्यवहार या उनकी नकारात्मकता, ये सब आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। असली बुद्धिमत्ता यानी विजडम इसी बात को स्वीकार करने में है कि आप तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी कश्ती को कैसे चलाना है उसे जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। मार्कस एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। सोचिए, अगर किसी ने आपके साथ बदतमीजी की और आपने भी पलटकर वही किया, तो जीत किसकी हुई? असल में उस व्यक्ति ने आपको अपने जैसा बना लिया और यहीं आप हार गए। सबसे बड़ा बदला ये नहीं है कि आप सामने वाले को नीचा दिखाएं, बल्कि ये है कि आप अपने चरित्र की गरिमा को गिरने न दें। जब आप कीचड़ में पत्थर फेंकने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तो आप बिना एक शब्द बोले उस व्यक्ति को उसकी औकात और खुद को अपनी शक्ति का एहसास करा देते हैं। इस अध्याय का सबसे जादुई विचार है द इनर सिटाडेल। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक अभेद्य किला है जहां सिर्फ आपकी अनुमति से ही कोई भावना प्रवेश कर सकती है। दुनिया में चाहे कितनी ही अराजकता यानी केओस क्यों ना हो, अगर आपका ये मानसिक किला मजबूत है तो बाहर की कोई भी आलोचना या अपमान आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। ये इनर सिटाडेल आपका वो सुरक्षित कोना है जहां आप खुद को फिर से तलाशते हैं।
याद रखिए, सच्ची शांति बाहर के शांत माहौल में नहीं, बल्कि मन के उस अनुशासन में है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की दुनिया पर राज कर लिया, उसे बाहर की कोई भी ताकत कभी गुलाम नहीं बना सकती। अध्याय 7, बाधा ही रास्ता है, रेजिलियंस एंड पेशेंस। मार्कस ऑरेलियस इस अध्याय में एक ऐसी बात कहते हैं जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। बाधाएं रास्ता रोकती नहीं है, बल्कि वे खुद रास्ता बन जाती हैं। इसे ऐसे समझिए कि आग में जब ईंधन डाला जाता है तो वो आग को बुझाता नहीं, बल्कि उसे और धधका देता है। ठीक वैसे ही हर कठिन परिस्थिति हमारे लिए रॉ मटेरियल की तरह है। समस्या असल में समस्या है ही नहीं। असली खेल तो इस बात का है कि हमारा पर्सपेक्टिव यानी नजरिया उसे कैसे देखता है। जिसे दुनिया दीवार समझती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना लेता है। जीवन हमें जानबूझकर कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता, क्योंकि खड़ी चढ़ाई के बिना मांसपेशियां मजबूत नहीं होती। जब आपका कोई बड़ा प्लान फेल हो जाए, जब कोई करीबी इंसान आपका भरोसा तोड़ दे, या जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी नजर आए, तब समझ लीजिए कि कुदरत आपका रेजिलियंस टेस्ट ले रही है। मार्कस कहते हैं कि असली ताकत इसमें नहीं है कि आपको कभी झटका न लगे, बल्कि इसमें है कि आप हर झटके के बाद कितनी शालीनता से दोबारा खड़े होते हैं। याद रखिए, तूफान उन पेड़ों को उखाड़ देता है जो अकड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन जो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं वे झुककर फिर से मुस्कुराते हैं। खुद को शांत रखने के लिए मार्कस हमें इतिहास की खिड़की से झांकने को कहते हैं। जरा सोचिए, वो बड़े बड़े सम्राट, वो अजेय योद्धा और वो महान विचारक जिनके नाम से कभी धरती कांपती थी, आज वे सब कहाँ हैं? वे सिर्फ इतिहास की किताबों के धूल भरे पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। जब वे और उनके बड़े बड़े साम्राज्य ही स्थायी नहीं रहे, तो आज की आपकी ये छोटी सी परेशानी, ये तनाव या ये असफलता कितनी बड़ी है? ये कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें हल्का महसूस कराता है। आज का संघर्ष कल का धुंधला सा हिस्सा बन जाएगा, लेकिन उस संघर्ष में दिखाया गया आपका पेशेंस यानी धैर्य आपके चरित्र को हमेशा के लिए फौलाद बना देगा। अंत में मार्कस एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं कि शांत रहकर मुश्किल वक्त को झेलना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक सुप्रीम इनर पावर है। दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जीवन आपको खत्म करने नहीं, बल्कि आपको रीफाइन, तराशने आता है। एक मूर्तिकार पत्थर पर जितनी चोट मारता है, उतनी ही सुंदर मूर्त निकल कर आती है। इसलिए हर कठिनाई को अपना दुश्मन समझने के बजाय उसे एक कठोर शिक्षक की तरह स्वीकार करें। जो इंसान वक्त के थपेड़े खाकर भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता, वही जीवन की बाजी जीतता है। अध्याय 8, हैप्पीनेस का असली एड्रेस। मार्कस ऑरेलियस हमें एक ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। असली हैप्पीनेस कभी भी बैंक बैलेंस, ऊंचे पदों या दुनिया की वाहवाही में नहीं छिपती। वे कहते हैं कि अगर सुख बाहर होता तो सम्राट होने के नाते वे दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति होते, लेकिन असलियत इसके उलट थी। सच्चा आनंद केवल जस्टिस यानी न्याय, सेल्फ कंट्रोल यानी संयम और करेज यानी साहस के रास्ते पर चलकर ही मिलता है। मार्कस खुद को बार बार याद दिलाते थे कि उनके सिर पर रखा ताज केवल एक धातु का टुकड़ा है। वे अंततः एक ह्यूमन बीइंग ही हैं, जिनमें वही कमजोरियां और गलतियां हैं जो किसी भी आम इंसान में होती हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस ही उन्हें अहंकार के जाल से बचा कर रखती थी। याद रखिए, बाहरी सफलता आपको ऊंचा दिखा सकती है, पर केवल आपका कैरेक्टर ही आपको वास्तव में ऊंचा बनाता है। जब आपका मन शांत हो और कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा साफ हो, तो जीवन अपने आप एक खूबसूरत संगीत बन जाता है। खुद पर निगरानी रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता मिलते ही इंसान सबसे पहले खुद को ही धोखा देना शुरू कर देता है। अध्याय 9, जस्टिस, ट्रूथ और ब्रह्मांड का संतुलन। मार्कस के लिए इनजस्टिस केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि इस नेचर और ब्रह्मांड की व्यवस्था के खिलाफ किया गया एक पाप है। वे मानते हैं कि हम सब एक विशाल कॉस्मिक सिस्टम के धागे हैं। अगर आप एक धागा तोड़ते हैं तो पूरा जाल प्रभावित होता है। झूठ बोलना या स्वार्थी होना दरअसल खुद को उस महान व्यवस्था से अलग कर लेना है। यहां मार्कस का एक बहुत ही सुंदर विचार सामने आता है, फॉरगिवनेस यानी क्षमा। वे कहते हैं कि अगर कोई गलती करे तो उस पर बरसने के बजाय उसे कंपैशन यानी करुणा से सुधारने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो न बदले तो अपनी शांति मत खो, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। बदला लेना कमजोर दिमाग की निशानी है, जबकि शांत रहकर न्याय की राह पर चलना ही स्ट्रॉन्ग माइंड की असली पहचान है। उनके लिए सच बोलना कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस थी।
जब आप सच और न्याय के साथ खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि पूरी प्रकृति आपके साथ होती है। अध्याय 10, सिंप्लिसिटी और इंटेग्रिटी का जादू। मार्कस ऑरेलियस हमें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां जीवन बोझिल नहीं बल्कि एकदम हल्का और पारदर्शी महसूस होता है। उनके लिए सिंप्लिसिटी का मतलब कंजूसी में जीना नहीं है, बल्कि उस मानसिक कचरे को बाहर फेंकना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। असली सुंदरता दिखावे के महंगे लिबास में नहीं, बल्कि आत्मा की सादगी में होती है। जब आप प्रशंसा की भूख और लोग क्या कहेंगे के डर से आजाद हो जाते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया का कोई भी शोर भंग नहीं कर सकता। याद रखिए, सादगी का अर्थ कम चीजें होना नहीं, बल्कि व्यर्थ की इच्छाओं का अंत होना है। मार्कस एक ऐसी बात कहते हैं जो आज के सोशल मीडिया युग में किसी थप्पड़ जैसी महसूस होती है। हर समय अच्छा व्यक्ति बनने की बहस मत करो, बस अच्छे बन जाओ। हम अक्सर अपनी नैतिकता का ढिंडोरा पीटने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसे जीना ही भूल जाते हैं। असल में नैतिकता भाषणों की मोहताज नहीं होती, वो आपके मौन कर्मों में झलकती है। अगर आपके इरादे क्रिस्टल की तरह साफ हैं, तो आपको अपनी अच्छाई का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इंटेग्रिटी यानी अखंडता वही है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई देख न रहा हो। अंधेरे में किया गया आपका सही चुनाव ही आपके असली चरित्र की चमक है। सादगी दरअसल सेल्फ कंट्रोल का एक उच्चतम अभ्यास है। आप अपनी जरूरतों को जितना सीमित और स्पष्ट रखते हैं, बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको उतना ही कम विचलित कर पाती है। जब जीवन में सादगी होती है तो चुनाव करना आसान हो जाता है। वहां सही और गलत के बीच कोई धुंध नहीं होती, बल्कि एक स्पष्ट रास्ता होता है। सादगी आपको भीतर से लचीला लेकिन मजबूत बनाती है, और अखंडता आपको एक ऐसी चट्टान में बदल देती है जिसे लालच या डर की लहरें हिला नहीं सकती। अंत में यह अध्याय हमें एक साइलेंट चैलेंज देता है। शो लेस बी मोर। कम दिखावा करें लेकिन अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाएं। कम बोलें लेकिन अपने जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जिएं। जब आपकी सादगी और इंटेग्रिटी एक साथ मिल जाती हैं, तो आपको किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी विरासत बन जाता है। जीवन को उलझाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाए रखना ही असली मास्टरी है। अध्याय 11, एम्पैथी और ह्यूमैनिटी, खुद की शांति का गुप्त मंत्र। जब कोई आपका अपमान करता है तो वो दरअसल आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा होता, बल्कि अपने भीतर चल रहे इमोशनल केओस यानी मानसिक उथल पुथल का प्रदर्शन कर रहा होता है। मार्कस ऑरेलियस हमें समझाते हैं कि दूसरे का कड़वा व्यवहार उसकी अपनी कुंठा की उपज है। ऐसे में गुस्सा करना तो एक सामान्य रिफ्लेक्स है, लेकिन एम्पैथी दिखाना एक सुपर पावर है। याद रखिए, किसी की बदतमीजी आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक आप अपनी रिएक्शन से उसे वो शक्ति न सौंप दें। अपमान कोई पत्थर नहीं जो आपको लग जाए, बल्कि एक गेंद है। अगर आप उसे कैच ना करें तो वो खुद ब खुद गिर जाएगी। मार्कस का मानना था कि हम सभी एक ही शरीर के अंगों की तरह हैं। जैसे हाथ और पैर एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करते, वैसे ही मनुष्य एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो उसे दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक कंफ्यूज्ड सोल की तरह देखें। आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो उसे धैर्य के साथ सहन करें या फिर अपनी शांति खोए बिना उसे सही रास्ता दिखाएं। क्रोध करना आग से आग बुझाने जैसा है। ये समस्या को सुलझाता नहीं, बल्कि उसे और भड़का देता है। स्टोइसिज्म का असली सार यही है कि आप अपनी मानसिक शांति की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो वे कहते हैं वो ये है कि हम एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं रखते, तो फिर एक अज्ञानी या संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति से विजडम की उम्मीद क्यों रखें। हर कोई अपनी समझ के दायरे में ही काम करता है। ह्यूमैनिटी का अर्थ दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है, ताकि आपकी अपनी आत्मा कठोर ना हो जाए। जब आप दूसरों के दोषों को उनकी मजबूरी या नासमझी के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपका गुस्सा करुणा यानी कंपैशन में बदल जाता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि एम्पैथी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इनर मैच्योरिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति समझता और माफ करता है। जब आप अपनी दृष्टि बदलते हैं तो ये दुनिया आपको डराने वाली जगह नहीं, बल्कि सीखने और जुड़ने का एक मंच लगने लगती है। यही वो नजरिया है जो एक साधारण जीवन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस और गरिमा से भर देता है।
याद रखिए, शांति बाहर के हालातों में नहीं, आपके भीतर के नजरिए में छिपी है। अध्याय 12, आत्मा की मुक्ति, द फाइनल एक्ट ऑफ ग्रेस। मार्कस ऑरेलियस के लिए जीवन कोई दौड़ नहीं थी जिसे जीतना जरूरी हो, बल्कि एक कला की जिसे सलीके से जीना जरूरी था। इस अंतिम अध्याय में वे एक ऐसे मुसाफिर की तरह नजर आते हैं जो मंजिल पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखता है और थकावट के बजाय एक गहरी सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। उनका मानना है कि ये ब्रह्मांड और इसकी नेचर किसी गलती का परिणाम नहीं है। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वो एक बेहतरीन कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। वे हमें समझाते हैं कि जिस तरह एक फल पकने के बाद बिना किसी शिकायत के पेड़ से अलग हो जाता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो उतनी ही सहज है जितना कि हमारा जन्म। मार्कस के दर्शन में असली जीत लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र में नहीं, बल्कि इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा में है। वे कहते हैं कि यदि आपने अपना जीवन एथिक्स, कर्तव्य और सच्चाई के साथ जिया है तो विदा होते समय आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, शिकन नहीं। अक्सर लोग मौत से डरते हैं क्योंकि वे जीवन से कुछ और छीनना चाहते हैं, लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि उसने अपना हिस्सा बखूबी जी लिया है। वे खुद से ये वादा करते हैं कि आखिरी सांस तक वे अपने वैल्यूज से समझौता नहीं करेंगे। उनके लिए जीवन का असली मकसद मौत को टालना नहीं, बल्कि खुद को इस काबिल बनाना है कि जब मौत आए तो वो आपका अपमान ना कर सके। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश ये है कि लिबरेशन यानी मुक्ति बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब आपका मन शांत होता है, विवेक स्पष्ट होता है और कर्म शुद्ध होते हैं, तब अंत एक बंधन नहीं, बल्कि एक आजादी बन जाता है। ये बिना किसी पछतावे के विदा होने की कला है। जैसे एक अभिनेता मंच पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर पर्दे के पीछे चला जाता है, वैसे ही हमें भी नेचर की गोद में उसी सहजता से लौट जाना चाहिए जैसे हम आए थे। अंततः आत्मा की मुक्ति का अर्थ है पूरी तरह से संतुष्ट होकर इस ब्रह्मांड को शुक्रिया कहना। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक सम्राट की अपनी आत्मा से की गई गुप्त बातचीत है। इसका मूल दर्शन स्टोइसिज्म यानी वैराग्य तर्कवाद है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी मानसिक मरहम से कम नहीं है। इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार यह है कि दुनिया में होने वाली घटनाएं हमें दुखी नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी परसेप्शन यानी धारणा हमें तोड़ती है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपने दुखों का अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के दायरे पर अटूट विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया, जैसे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या कल क्या होगा, हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जब हम बाहरी तूफानों को नहीं रोक सकते, तो हमें अपने भीतर की शांति को एक मजबूत किले की तरह विकसित करना चाहिए। उन्होंने मेमेंटो मोरी यानी अपनी मृत्यु को याद रखने के विचार को भी गहराई से जिया, ताकि हम तुच्छ बातों पर समय बर्बाद करने के बजाय हर पल को पूरी सार्थकता के साथ जी सकें। इस ग्रंथ की सबसे सुंदर बात इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सादगी है। एक शक्तिशाली रोमन सम्राट होने के बावजूद मार्कस ने कभी अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सिखाया कि एक अराजक दुनिया में भी अपनी नैतिकता यानी एथिक्स की शक्ति के माध्यम से हम न केवल शांति पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए मददगार भी बन सकते हैं। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर मन में होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।